नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और उसके इवोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज उसके आगे का टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 2, ओरिजिन एंड लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। जब हम स्टार्स की बात करते हैं तो हम अपने सौर मंडल के केंद्र में स्थित सूरज या सन की भी बात करते हैं। तो जो कहानी स्टार्स के साथ है वही कहानी सन के साथ है। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर शुरू करें, आइए हम आपको आपके बचपन में ले चलते हैं। आपको याद होगा आपके गांव में, आपके शहर में जब कभी कोई आपका अपना, कोई आपका रिश्तेदार, नातेदार, आस पड़ोस का कोई व्यक्ति खत्म हो जाता था, अर्थात उसका देहांत हो जाता था, और छोटे बच्चे पूछते थे कि वो कहाँ गए, वो नाना कहाँ गए, वो बाबा कहाँ गए। तो जो हमारी दादी, नानी, हमारी माँ होती थी, वो कहती थी कि बेटा वो तारा बन गए, स्टार बन गए। वो देखो, किसी एक तारे की तरफ इंगित करके कहती थी कि वो देखो वो स्टार बन गए, वो तारा बन गए, और वहीं से हमको देख रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आज के अपने इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि क्या किसी के खत्म हो जाने से या किसी के देहांत हो जाने से क्या तारों का निर्माण होता है। आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर, ओरिजिन एंड लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। तारों का उद्भव एवं उनका जीवन चक्र। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टार्स होते क्या है, तारे होते क्या है। तो तारों की जो डिफिनीशन दी गई है वो ये है, स्टार्स आर द लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज व्हिच हैव देयर ओन एनर्जी एंड लाइट ड्यू टू प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ये गलत लिख गया है, यहां पे फ्यूजन होगा। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नाभिकीय संलयन के द्वारा जो हाइड्रोजन होता है उसके एटम एक पास आते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं। इस दौरान एक बड़ी भारी मात्रा में जो एनर्जी है निकलती है, और वही हमको तापमान के रूप में, प्रकाश के रूप में तारों से दिखाई देती है। जिस तारे का जितना अधिक हाइड्रोजन होगा उसको समाप्त होने में उतना अधिक टाइम लगेगा। After the evolution of universe due to Big Bang 13.8 billion years ago, within no span of time, the primary particles evolved। हमने आपको बताया था कि आज से 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व जब बिग बैंग की घटना हुई तो कुछ सेकंड में ही जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल थे, क्वार्क और ग्लूऑन, उनकी उत्पत्ति हुई। उसके कुछ मिनट के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आई, तापमान कम हुआ, तब एटम की रचना हुई, और जो पहला हमारा न्यूट्रल एटम था वो हाइड्रोजन का था। जब हाइड्रोजन के एटम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे के पास पास आए और उनमें फ्यूजन की रिएक्शन स्टार्ट हुई तो वो हीलियम बने, और ये हमारा पहला स्टार था। जब हम बात करते हैं कि स्टार का उद्भव कैसे हुआ, तो इसी घटना को हम तारों की उत्पत्ति की शुरुआत मानते हैं। जो हमारे तारे होते हैं वो न ठोस होते हैं, न द्रव होते हैं, न गैस होते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जब हाइड्रोजन या हीलियम से तारों का निर्माण हो रहा है तो वो तो गैस होने चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है, हीलियम एक गैस है। लेकिन वास्तव में जो तारे होते हैं वो प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। प्लाज्मा स्टेट जो है हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है। प्लाज्मा वो स्टेट है कि जब ठोस, द्रव, गैस सभी पिघल के लिक्विड स्टेट में आने लगते हैं, वो प्लाज्मा स्टेट है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो हमारे तारों की जो स्टेट है
वो न ठोस है, न द्रव है, न गैस है, वो प्लाज्मा स्टेट है। आइए बात करते हैं कि जब तारों का इस तरह के तारों का निर्माण हुआ जो कि नेबुला में स्थित हाइड्रोजन के एटम के पास आने से हुआ, और इस प्रकार की घटना पूरे यूनिवर्स में कई जगहों पर हुई। जहां जहां पर डेंसिटी ज्यादा थी हाइड्रोजन के एटम्स की, वहां पे जो हमारे आदिम तारे हैं, उनको हम प्रोटो स्टार या आदिम तारे कहेंगे, उनकी रचना हुई। और चूंकि वो बहुत बड़े आकार के थे, इसलिए स्वाभाविक है कि उनका गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा था। गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होने के कारण वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। वहीं दूसरी तरफ जो डार्क एनर्जी थी वो उनको बाहर की ओर ले जा रही थी। जब वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ गए तो वो एक जगह पे फिक्स हो गए। जब एक जगह पे फिक्स हो गए तो कुछ तारे तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे, कुछ तारे एक दूसरे के काफी पास थे। जो तारे एक दूसरे के पास थे उन्होंने एक समूह की रचना की। एक तारों का एक समूह बन गया। उन तारों के समूह को गैलेक्सी कहा गया। गैलेक्सी का हिंदी में अर्थ है आकाशगंगा। ये आकाशगंगा वही जगह है जहां पे नए तारों का निर्माण होता है। जो हमारी आकाशगंगा है उसको हम मिल्की वे या मंदाकिनी नाम देते हैं। और आप चित्र में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की होती है आकाशगंगा। जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है उसका चित्र आपके सामने है। इट हैज 3 स्पाइरल आर्म्स, एक आर्म, 2 आर्म, और ये बीच में आप देखिए तीसरी आर्म। एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड इट्स एक्सिस। ये अपने एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में अपने एक्सिस पे घूम रही है। Stars are formed in outer parts of galaxy and due to its revolution on its axis, it seems to be going in inner part of galaxy. जो तारों का निर्माण होता है, जो उनकी उत्पत्ति होती है, वो यहाँ पे कहीं होती है बाहर। लेकिन जब हमारी गैलेक्सी घूमती है तो ये तारे हमको कुछ देर बाद प्रतीत होगा कि यहाँ पे हैं, फिर यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, और बिलियंस ऑफ ईयर्स के ड्यूरेशन में ये तारे हमारे केंद्र में पहुंच जाते हैं। केंद्र में क्या है? बल्ज है, क्वासर है, ब्लैक होल है। और तब तक तारे अपना जीवन चक्र भी पूर्ण कर चुके होते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। चलिए इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये नेबुला है। नेबुला वो जगह है जहां पे हमारे तारों का निर्माण हुआ था। जब बिग बैंग की घटना हुई और बिग बैंग में जो सिंगुलैरिटी थी उससे हमारा मैटर बाहर निकला और चारों तरफ फैलने लगा, तो कहीं पर डेंसिटी ज्यादा थी, कहीं पर डेंसिटी कम थी। तो उस पूरे स्पेस को नेबुला या निहारिका कहा गया। ये देखिए, ये है निहारिका, नेबुला। जब वहां पर हाइड्रोजन के एटम पास पास आए और हीलियम के एटम बने तो उसको हमने सबसे पहला स्टार कहा, आदिम स्टार या प्रोटो स्टार। अब आप समझ लीजिए, ये प्रोटो स्टार पहला स्टार होता है। ये प्रारंभिक घटना होती है तारे के बनने की। अब अगर वो जो प्रोटो स्टार है वो छोटे आकार का है तो कुछ ही दिनों में उसकी हाइड्रोजन जल के हीलियम बन जाएगी और समाप्त हो जाएगी। तब वो बन जाएगा ब्राउन डॉर्फ। ब्राउन मतलब भूरा, डॉर्फ मतलब बौना, मतलब छोटे आकार का एक तारा बन जाएगा। ब्राउन इसलिए रह जाएगा क्योंकि उसके अंदर की समस्त ऊर्जा समाप्त हो चुकी होगी। लेकिन हो सकता है कि वो प्रोटोस्टार एक बड़े आकार का तारा हो। अगर वो बड़े आकार का तारा होगा तो वो मेन सीक्वेंस तारा कहलाएगा। मेन सीक्वेंस तारा, हमारा सूरज जो है वो भी मेन सीक्वेंस तारा है।
बड़े आकार का होने के कारण उसमें बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होगी और उस हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित होने में बहुत अधिक समय लगेगा। इसलिए वो अपने आगे के जीवन चक्र की शुरुआत करेगा और मेन सीक्वेंस स्टार कहलाएगा। बिलियंस ऑफ ईयर्स में जो उस बड़े तारे का हाइड्रोजन है वो भी समाप्त हो जाएगा। जैसे उसका हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा और अधिक से अधिक हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो जो हीलियम गैस है वो कोर में इकट्ठा हो जाएगी, उस तारे के कोर में इकट्ठा हो जाएगी और कोर का आकार बढ़ जाएगा। और जो हाइड्रोजन का बाहर की परतें हैं, चूंकि उनमें ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी है, इसलिए वो हमको लाल रंग की दिखाई देगी। चमकता हुआ श्वेत रंग न दिखाई देकर, चमकता हुआ नीला रंग न दिखाई देकर वो हमको लाल रंग की दिखाई देंगी। और चूंकि उसके कोर का आकार काफी बढ़ चुका है, इसलिए उसका आकार भी बढ़ जाता है। उस परिस्थिति में हम उसको रेड जायंट कहेंगे। अब अगर एक सीमित आकार है उसका तो हम उसे रेड जायंट कहेंगे, और कुछ परिस्थितियों में, जिसको हम अभी आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको हम सुपर रेड जायंट भी कहते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। ये जब ये तारा हमारा रेड जायंट बन जाएगा और वो कम से कम सूरज के आकार का 1.4 गुना होगा, उस परिस्थिति में इसमें एक विस्फोट होगा। विस्फोट कैसे होगा कि जब कोर का में जो हीलियम है वो बढ़ता चला जाएगा और कोर के हीलियम बढ़ने के कारण जो बाहर के हाइड्रोजन की परतें हैं वो फट जाएंगी, तो एक विस्फोट होगा। उस विस्फोट को कहा गया सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट। अगर वही मैंने आपको बताया कि अगर वो रेड जायंट ना हो करके सुपर रेड जायंट होगा, तो उस विस्फोट को नाम देंगे हम हाइपरनोवा। अब एक बार जब हाइपरनोवा विस्फोट हो जाएगा तो उसके जो बाहर का मटेरियल जो कि विस्फोट से निकला वो प्लैनेटरी नेबुला बन जाएगा और उससे एक नए तारे का निर्माण होगा जिसे हम कहेंगे न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अभिनव तारा। अभिनव तारे का आकार इस रेड जायंट तारे का केवल 1% होगा, लेकिन उसमें चमक बहुत ज्यादा होगी, वो एक नया तारा होगा। और उसी के साथ जो हमारा खाली जगह रह जाएगी, जहां पर वो मैटर फैला हुआ था, जो हमारा हीलियम था, हीलियम आगे फ्यूजन करके जो हैवी मेटल्स जैसे निकल, आयरन, इन सब में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी और वो हो जाएगा ब्लैक होल। ये ब्लैक होल वही टॉपिक है जिसके बारे में खगोल शास्त्र में सर्वाधिक बातें की जाती हैं। अब अगर हमारा रेड जायंट वो जो है आगे बढ़ेगा, जो हमारा जो बचा हुआ मैटर था वो प्लैनेटरी नेबुला बना। प्लैनेटरी नेबुला के बाद उसके आगे वो छोटे आकार का रह जाएगा, लेकिन उसमें चमक बहुत होगी, ऊर्जा बहुत होगी, तो उसको हम कहेंगे व्हाइट डॉर्फ। व्हाइट डॉर्फ मतलब श्वेत बौना। श्वेत बौना मतलब सफेद रंग का चमकता हुआ छोटा सा तारा। तो हमने पढ़ा प्रोटो स्टार के बारे में, ब्राउन डॉर्फ के बारे में, मेन सीक्वेंस स्टार, रेड जायंट, ये हमारा न्यूट्रॉन स्टार, ये हमारा न्यूट्रॉन स्टार है, ये हमारा व्हाइट डॉर्फ है और ब्लैक होल। इन सब चीजों के बारे में हमने इस चित्र में देखा। अब आइए इनके बारे में अलग से पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टार था हमारा प्रोटो स्टार। Proto star is the star that originate initially within nebula due to concentration of hydrogen atoms coming together to form helium through nuclear fusion. न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन के द्वारा जो हाइड्रोजन के एटम एक साथ इकट्ठा होकर हीलियम बन जाते हैं, उससे हमारे प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। हम इस प्रोटोस्टार को एम्ब्रियो स्टार या स्टेबल स्टार भी कहते हैं। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, भ्रूण तारा।
चूंकि ये तारे की बनने की ओर पहला कदम है, इसलिए इसकी तुलना हम भ्रूण से करते हैं, एम्ब्रियो स्टार भी कहते हैं। अगला देखते हैं ब्राउन ड्वार्फ। इफ द साइज ऑफ प्रोटोस्टार इज स्मॉल, then its hydrogen will comparatively quickly converted into helium and its whole energy will be released very soon. अगर वो जो हमारा प्रोटोस्टार है छोटा है तो जल्दी ही उसकी उस समस्त ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और वो तारे की मृत्यु हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं डेथ ऑफ स्टार। डेथ ऑफ स्टार। और वो किसी न किसी ब्लैक होल के द्वारा सक कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन सीक्वेंस स्टार। मेन सीक्वेंस स्टार, if protostar is comparatively big in size, then it will have huge amount of hydrogen gas in it. It will take billions of years for complete conversion of hydrogen into helium. So the stage when hydrogen of star is getting converted into helium with the release of huge amount of energy, it is called main sequence star. अब हमारा प्रोटोस्टार अगर बड़े आकार का है, उसमें काफी मात्रा में हाइड्रोजन है, तो उस हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट होने में काफी ज्यादा समय लगेगा। एक अनुमान के मुताबिक उसकी कोई सीमा नहीं है, ये निर्भर करेगा कि हमारा जो प्रोटोस्टार है वो किस साइज का है। उसी को हम मेन सीक्वेंस स्टार कहेंगे। हमारा सूरज जो है, हमारे सौर मंडल का जो हीरो है, वो एक मेन सीक्वेंस स्टार है, अर्थात वो अपने जीवन का चरण है वो दूसरे चरण में है। ऐसे स्टार्स को हम येलो डॉर्फ भी कहते हैं। याद रखिएगा, एक नए तारे का नाम सामने आया, पिछले में हमने उसे कहा था एम्ब्रियो स्टार, प्रोटोस्टार को, और अब हम मेन सीक्वेंस स्टार को येलो डॉर्फ कह रहे हैं, क्योंकि अभी उसका आकार छोटा है। किसके कंपैरेटिव में आकार छोटा है? रेड जायंट के आकार में की तुलना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड जायंट और सुपर रेड जायंट। जैसे जैसे मेन सीक्वेंस स्टार अपने जीवन में आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के साथ उसके कोर का साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन कन्वर्ट होकर न्यूक्लियर फिजन के द्वारा कन्वर्ट होकर के वो कोर में हीलियम के रूप में इकट्ठा हो जाती है, और जो बाहर जो हाइड्रोजन होती है आउटर लेयर्स, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। अब जब किसी भी चीज का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो स्वाभाविक है जो पहले येलो रंग की थी वो जब ठंडी होती है तो वो लाल रंग की दिखने लगेगी। इट लुक्स लाइक बिग रेड सेलेस्टियल बॉडीज। वो एक लाल रंग का आकाशीय पिंड बन जाएगा जिसका आकार पहले से बढ़ चुका होगा, इसलिए इसको रेड जायंट कहते हैं। If the star is already big one, then when it comes to red giant star, its size is comparatively bigger as compared to normal red giant star. Then it is termed as super red giant. तो रेड जायंट और सुपर रेड जायंट, इनके बारे में अभी हम आगे विस्तार में देखते हैं। जब रेड जायंट तारे में सुपरनोवा विस्फोट होगा, और सुपरनोवा विस्फोट के बाद अगर उसमें विस्फोट नहीं हुआ, एक उसकी सीमा है जिसे हम कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा। अगर वो उससे छोटा है, चंद्रशेखर सीमा के अंदर है, तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा ही नहीं। और अगर सुपरनोवा विस्फोट नहीं होगा तो वो ठंडा हो जाएगा तारा, और उसका हीलियम का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा, और वो तारा कुछ समय में सिकुड़ जाएगा पूरा, और सिकुड़ने के बाद वो व्हाइट डॉर्फ कहलाएगा। व्हाइट डॉर्फ कहलाएगा। हमने अभी चित्र में देखा था व्हाइट डॉर्फ। व्हाइट डॉर्फ को कहते हैं फॉसिल स्टार, जीवाश्म तारा, डाइंग स्टार, मरता हुआ तारा, या स्मॉल स्टार, छोटा तारा, क्योंकि अभी उसमें चमक है इसलिए उसे स्मॉल स्टार कहेंगे। कुछ समय के बाद ये जो स्मॉल स्टार है या जो फॉसिल स्टार है ये भी ब्लैक होल में समा जाएगा, जैसे ब्राउन डॉर्फ फिर समा गया था।
The bigger will be the size of star, the size of white dwarf will be smaller. तारे का आकार जितना बड़ा होगा, जो व्हाइट डॉर्फ का आकार है वो उतना ही छोटा होगा। यह सोचने की बात है कि जिस तारे में जितनी अधिक हाइड्रोजन होगी वो उतनी उसका आकार उतना ही बड़ा होगा, लेकिन जब वो समाप्त होगा तारा, जब उसका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो वो आकार में उतना ही छोटा हो जाएगा। बिकॉज बिग स्टार्स हैव more hydrogen gas which will convert into helium. Helium will be concentrated in core of sun. As a result, mass density and gravity of core will increase, which will attract outer layers of star, reducing its size. जब हीलियम अधिक से अधिक हीलियम उसके कोर में इकट्ठा हो जाएगी, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ने के कारण उसकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी, तो वो अपने आसपास की जितनी भी गैसेज हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो या डस्ट के कण हो, उन सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और जब वो हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा तो स्वाभाविक है उसका आकार छोटा दिखने लगेगा। इसलिए ये कहा गया कि जो तारा जितना बड़ा होगा व्हाइट डॉर्फ बनने के बाद उसका आकार उतना छोटा हो जाएगा। अब आइए देखते हैं ब्लैक डॉर्फ। When the hydrogen of star is completely converted into helium and its whole energy has flown outward, its color changes to black, but it is not visible from Earth. अब मान के चलिए कि आपका जो व्हाइट डॉर्फ था उसकी एनर्जी पूरी तरह से समाप्त हो गई, उसका सारा हाइड्रोजन बर्न हो गया और जो हीलियम था वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा जो हैवी मेटल्स हैं आयरन, निकल, इनमें कन्वर्ट हो गया, तो उसका रंग बदल के ब्लैक हो जाता है, उसका रंग बदल के ब्लैक हो जाता है। उस परिस्थिति में हम इसको ब्लैक डॉर्फ कहते हैं। यह पृथ्वी से किसी भी तरीके से हमें दिखाई नहीं देता। इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स ग्रेविटी एंड कॉस्मिक एक्टिविटीज ओनली। जो उसकी गुरुत्वाकर्षण बल है और जो कॉस्मिक एक्टिविटीज है, जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, हम उन्हीं से इस तारे की पहचान कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्टार। ये तारे की अंतिम अवस्था है। पहली अवस्था हमने कौन सी देखी थी? प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार या तो ब्राउन डॉर्फ बनेगा या मेन सीक्वेंस स्टार बनेगा। मेन सीक्वेंस स्टार अगर बड़े साइज का होगा तो रेड जायंट बनेगा। रेड जायंट बनेगा या तो रेड जायंट बनेगा या सुपर रेड जायंट बनेगा। अगर रेड जायंट बना तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा और वो न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल बन जाएगा। अगर जो हमारा रेड जायंट है वो सुपर रेड जायंट हुआ तो उसमें हाइपरनोवा विस्फोट होगा और हाइपरनोवा विस्फोट के बाद भी वो न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल ही बनेगा, लेकिन उसका आकार बड़ा होगा। अब अगर हमारा जो ये रेड जायंट है वो एक सीमा से छोटा है, जैसे कि हमारा सूरज, तो ना तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा ना उसमें हाइपरनोवा विस्फोट होगा, वो एक व्हाइट डॉर्फ में बदल जाएगा और व्हाइट डॉर्फ अंततः ब्लैक डॉर्फ में बदल जाएगा जब उसकी सारी हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी। और वो ऐसे सभी तारे गैलेक्सी के केंद्र में इकट्ठा हो जाते हैं जिनको हम बल्ज या क्वासर कहते हैं। बल्ज या क्वासर कहते हैं। अब आइए देखते हैं जो हमारा अभिनव तारा था न्यूट्रॉन स्टार। इफ द साइज ऑफ रेड जायंट स्टार इज सुपर रेड जायंट, देन ड्यू टू ओवर इंक्रीज ऑफ साइज, जब किसी भी आकाशीय पिंड का आकार उसकी सीमा से ज्यादा हो जाएगा, जो उसकी धारण करने की क्षमता है उससे ज्यादा हो जाएगा, तो स्वाभाविक है ऐसी परिस्थिति में विस्फोट होगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा और उसकी जितनी भी गैसेज हैं वो सब बाहर यूनिवर्स में तैरने लगेंगी और उस यूनिवर्स में तैरने पे जो उसका हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो फिर एक साथ आ जाएंगे और एक न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण करेंगे। जब न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण करेंगे
तो वो हमको एक चमकता हुआ तारा, अभिनव तारा मतलब नया तारा दिखाई देगा। और जो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार विल बी ओनली 1% ऑफ द रेडियस ऑफ साइज ऑफ ओरिजिनल स्टार। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो अभिनव तारा बनता है उसका आकार जो हमारा पुराना तारा होता है उसका केवल 1% होता है, मतलब कि बहुत छोटा होता है। आइए इस चित्र में हम एक बार लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स को रिवाइज करते हैं। ये हमारा नेबुला है, ये हमारा नेबुला है जहां पर हमारे स्टार्स का निर्माण होता है। जो हमारा प्रोटो स्टार है उसका निर्माण होता है, ये नेबुला है। यहां से जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो एक साथ इकट्ठा आए और ये देखिए प्रोटो स्टार बन गया, एक चमकता हुआ प्रोटो स्टार बन गया। अब प्रोटो स्टार बनने के बाद या तो ये एक छोटा तारा बनेगा लो, और या तो एक हाई मैसिव स्टार बनेगा। छोटा तारे की तुलना सन से की गई है और जो बड़ा तारा है उसको सीरियस कहा गया है। ये भी एक तारा है हमारे यूनिवर्स का। अब ये जो हमारा ये लो मास, ये मेन सीक्वेंस स्टार है, ये वो कैटेगरी है मेन सीक्वेंस स्टार। अब जब इनके कुछ बिलियंस ऑफ ईयर्स पूरे हो जाएंगे तो या तो ये रेड जायंट बनेंगे या सुपर रेड जायंट बनेंगे। अब अगर रेड जायंट बने तो इनमें विस्फोट होगा ही नहीं, तो ये कुछ समय के बाद प्लैनेटरी नेबुला में कन्वर्ट होकर व्हाइट डॉर्फ बन जाएंगे, ब्लैक डॉर्फ बन जाएंगे और इनका जीवन यही समाप्त हो जाएगा। यही हमारे सूरज का भविष्य है। अब अगर हमारा तारा एक बड़े आकार का है, एक सीमा से बड़े आकार का है, तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। सुपरनोवा विस्फोट के बाद एक न्यूट्रॉन स्टार निकलेगा और ब्लैक होल निकलेगा। यह है अंतिम चरण तारे की विकास यात्रा का। अपने सूरज का भविष्य देख के घबराइए नहीं, इस समय में इसको पूरा होने में भी अभी बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, इसलिए घबराइए नहीं। अब आइए बात करते हैं चंद्रशेखर लिमिट की, चंद्रशेखर सीमा। ये भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि अगर हमारे तारे का आकार सूरज के आकार का 1.44 गुना है, 1.44 टाइम्स ऑफ स्टार सन, तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। 1.44 गुना या उससे ज्यादा होगा तो उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा और एक अभिनव तारे का निर्माण होगा और एक ब्लैक होल बनेगा। अब ये भी हो सकता है कि उससे भी बड़ा हो जाए जो हमारा तारा है। तो उन्होंने बताया कि अगर तारा हमारा सूरज के आकार का 3 गुना है तो ये उसमें न्यूट्रॉन स्टार नहीं बनेगा और ना ही विस्फोट होगा, वो एक फ्रोजन स्टार बन जाएगा। उसकी संपूर्ण एनर्जी समाप्त हो जाएगी और वो फ्रोजन स्टार बनेगा। अब हम बात करते हैं अपने सन के बारे में। As per research carried out by Chandrasekhar, no supernova explosion will take place. सन, सूरज में कोई भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन नहीं होगा, ना वो रेड जायंट बनेगा, नहीं वो रेड जायंट बनेगा लेकिन सुपर रेड जायंट नहीं बनेगा, और उसके बाद व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा और व्हाइट डॉर्फ के बाद ब्लैक डॉर्फ बन जाएगा। अभी जो लास्ट वाला चित्र था हमने उसमें देखा इसको, और अंत में ब्लैक होल में खींच लिया जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं, ड्यूरिंग कन्वर्जन फ्रॉम रेड जायंट टू व्हाइट डॉर्फ, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। एज अ रिजल्ट, ऑल द 4 इनर प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स विल बी बर्न्ड। जब इस तारे का आकार बढ़ेगा, मेन सीक्वेंस स्टार के बाद ये एक रेड जायंट बनेगा,
तो इसका आकार बहुत बड़ा होगा। जब आकार बड़ा होगा तो इस वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ये समाप्त होगा और इसकी एनर्जी पूरी बाहर आएगी तो जो हमारे 4 आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये पूरी तरह से उसकी एनर्जी में जल जाएंगे और जो वेव्स होंगी वो जो बाहरी 4 प्लेनेट हैं उनको भी तितर बितर कर देंगे। कहने का मतलब है कि हमारा सौर मंडल समाप्त हो जाएगा और शायद उसके साथ हम भी समाप्त हो जाएंगे। हम का मतलब है कि मनुष्य प्रजाति समाप्त हो जाएगी। लेकिन घबराइए नहीं, अभी बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे उसमें, और अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो लाखों करोड़ों पुनर्जन्म हो जाएंगे। अब प्रश्न है, व्हाट इज ब्लैक होल? व्हाट इज ब्लैक होल? बचपन से हम ब्लैक होल के बारे में पढ़ते हैं और कभी तो इससे डरते भी हैं। नंबर ऑफ ब्लैक डॉर्फ स्टार्स गेट कलेक्टेड एज बल्ज। जो गैलेक्सी के केंद्र में जब कई ब्लैक डॉर्फ एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और उनका जो हीलियम है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, जब कई ब्लैक डॉर्फ मतलब जो मृत तारे हैं वो हमारे गैलेक्सी के केंद्र में इकट्ठा हो जाते हैं, उनके मध्य जो हीलियम मौजूद है उसमें फ्यूजन स्टार्ट होता है और वो जो फ्यूजन के बाद वो हाई डेंसिटी के जो मेटल्स हैं, जो तत्व हैं, जैसे कि आयरन और निकल, उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डेंसिटी अधिक होने के कारण उनमें गुरुत्वाकर्षण बल बहुत होता है और वो सब इकट्ठा होकर के एक ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। इस ब्लैक होल में इतनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है कि यहां तक कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो भी इसके बाहर नहीं जा पाती हैं। अब एक फैक्ट का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, व्हाट इज बिगेस्ट स्टार ऑफ आवर यूनिवर्स? यूआई स्कूटी, याद रखिएगा, स्कूटी नाम से इसे याद रखिएगा, यूआई स्कूटी। यूआई स्कूटी ये हमारे सूर्य से लगभग 1700 गुना बड़ा है और इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 7 से 10 गुना बड़ा है। ये काफी नया तारा है, इसकी जो लाइफ है वो अभी 10 से 20 मिलियन वर्ष के ही बीच है, जबकि हमारा सूर्य लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पुराना है। इसका आकार जो है, आकार तो बड़ा है ही, और जो इसका जो चमक है वो हमारे सूर्य से लगभग 1 लाख गुना ज्यादा है और ये एक सुपर रेड जायंट है। तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें हाइपरनोवा विस्फोट होगा और हाइपरनोवा विस्फोट के बाद इससे एक न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये हमारे सोलर सिस्टम का तारा होता जैसे कि सूर्य है तो इसका आकार इतना बड़ा होता कि लगभग हमारा जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है और कुछ हद तक जुपिटर, उन सबको ये घेर लेता। अगर या तो हम होते नहीं उस सोलर सिस्टम में, और अगर होते तो इससे आगे होते, दूर होते। मतलब जो सूर्य से जुपिटर तक की दूरी है वो लगभग इस तारे ने घेर रखा होता। अब चूंकि इसका आकार इतना बड़ा है इसलिए वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इसमें या तो सुपरनोवा विस्फोट होगा और या तो हाइपरनोवा विस्फोट होगा और ये न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम बिगेस्ट स्टार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, यूआई स्कूटी। अब हम पढ़ते हैं ब्राइटेस्ट स्टार के बारे में। यह है सिरस, जो कि हमारे सूरज से लगभग 1.71 गुना है। इसको डॉग स्टार भी कहते हैं और सबसे चमकीला होने के बावजूद ये हमसे 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। ये दोनों नाम याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछ चुके हैं।
अब इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन बनते हैं, हाउ डज सन ओरिजिनेट एंड व्हाट इज इट्स फ्यूचर। हाउ डज सन ओरिजिनेटेड, हमारे सूर्य का उद्भव कैसे हुआ और इसका भविष्य क्या है। इसमें क्वेश्चन को लिमिट कर दिया गया केवल सूर्य तक। हमें तारों के जीवन चक्र की जो उनका जीवन यात्रा है सबके बारे में पूरा नहीं बताना है। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको केवल इतना बताना है कि हमारे सूर्य की उत्पत्ति नेबुला में एक प्रोटोस्टार के रूप में हुई, और प्रोटोस्टार एक मीडियम आकार का तारा था, मीडियम आकार का तारा जो इस समय वर्तमान में मेन सीक्वेंस स्टार की स्टेज पे है। आगे चल के ये रेड जायंट बनेगा, रेड जायंट बनने के बाद ये व्हाइट डॉर्फ बनेगा और उसके बाद ब्लैक डॉर्फ बनेगा और यही ये समाप्त हो जाएगा। जब हम केवल सन के बारे में अपने क्वेश्चन को लिमिट कर देंगे तो हमें सुपर रेड जायंट और सुपरनोवा इन सब का को डिस्कस नहीं करना है क्वेश्चन में। हमें केवल नेबुला, प्रोटोस्टार, मेन सीक्वेंस स्टार, रेड जायंट, व्हाइट डॉर्फ और ब्लैक डॉर्फ के बारे में ही बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। ये बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम जो हिस्सा हमने छोड़ दिया था जब हम सन को डिस्कस कर रहे थे उसका उल्लेख भी करना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि नेबुला में ग्रेविटेशनल पुल के कारण हाइड्रोजन के एटम पास आए, प्रोटोस्टार का निर्माण हुआ। जब छोटे आकार का प्रोटोस्टार होता है तो वो डायरेक्ट ब्राउन डॉर्फ बन जाता है। जब उससे थोड़ा बड़ा होता है तो मेन सीक्वेंस स्टार बनता है। जब उससे थोड़ा और बड़ा होता है तो बड़े आकार में मेन सीक्वेंस स्टार रहता है। उसके बाद वो रेड जायंट बन जाता है, जो बड़ा होता है वो सुपर रेड जायंट बन जाता है। जो रेड जायंट तारा होता है जैसे कि हमारा सूरज है वो व्हाइट डॉर्फ और फिर ब्लैक डॉर्फ बनता है, और जो सुपर रेड जायंट होता है वो आगे चल के न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरे को हमको समझाना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में, और हो सके तो एक फ्लो डायग्राम भी बनाइए, उससे अच्छे अंक मिलेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चंद्रशेखर लिमिट एंड हाउ डज इट हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग फ्यूचर ऑफ स्टार। इसमें हमें बताना पड़ेगा कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने अपने रिसर्च में पाया कि यदि तारे का आकार सूर्य के आकार से 1.44 गुना है तो वो एक सुपर रेड जायंट बनेगा, रेड जायंट बनेगा, सुपर रेड जायंट बनेगा, और उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद वो अभिनव तारा और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर उसका आकार 1.44 गुने से कम होगा तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट नहीं होगा, और उसका जो फ्यूचर है वो हमारे सूरज की तरह होगा कि मेन सीक्वेंस स्टार के बाद रेड जायंट, रेड जायंट के बाद व्हाइट डॉर्फ और फिर ब्लैक डॉर्फ। इस प्रकार जो 1.44 गुना की सीमा है वो ये डिसाइड करती है कि व्हाइट डॉर्फ और ब्लैक डॉर्फ बनेगा या सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद वो अभिनव तारा और ब्लैक होल बनेगा। इसी चीज को हमको इस क्वेश्चन में लिखना है। अब आइए कुछ वन लाइनर फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ आवर गैलेक्सी मिल्की वे इज 93,000 लाइट ईयर्स। जो हमारा मिल्की वे या मंदाकिनी नाम की आकाशगंगा है जिसके हम हिस्सा है, उसका जो साइज है वो 9300 लाइट ईयर है। इसका मतलब जो हमारी गैलेक्सी में एक कोने से दूसरे कोने की दूरी है वो 9300 प्रकाश वर्ष है। रिसर्च में पाया गया कि कुछ और गैलेक्सियां भी जो हैं वो हमसे बड़ी भी हैं, कुछ हमसे छोटी भी हैं। तो अभी तक जानकारी के अनुसार जो सबसे छोटी गैलेक्सी है वो 80,000 प्रकाश वर्ष के बराबर उसकी साइज है,
और जो सबसे बड़ी है वो 1.5 लाख प्रकाश वर्ष के बराबर उसकी लंबाई है। अगला पॉइंट देखते हैं, लाइट ईयर इज ए यूनिट टू मेजर डिस्टेंसेस इन यूनिवर्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में भी लाइट ईयर में बात किया था कि स्पेस में दूरियां इतनी अधिक हैं कि उनको हम किलोमीटर्स में नहीं नाप सकते हैं। तो उसे नापने के लिए वैज्ञानिकों ने, खगोल शास्त्रियों ने एक नई यूनिट का आविष्कार किया, उसको नाम दिया प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और अगर हम उसको अपने किलोमीटर से उसकी तुलना करें तो एक प्रकाश वर्ष में 9.461 गुणा 10⁻12 किलोमीटर होता है, मतलब 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। अब आप समझ सकते हैं कि प्रकाश वर्ष जो है कितनी बड़ी यूनिट है दूरी नापने की। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। जो प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। हमारे सोलर सिस्टम से जो सबसे नजदीक तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो हमसे करीब 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। उसके बाद जो सबसे नजदीक है वो है अल्फा सेंचुरी, जो करीब 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। उसके बाद है बर्नार्ड स्टार, जो कि 5.5 प्रकाश वर्ष दूर है। ऑप्शन में अगर प्रोक्सिमा सेंचुरी है तो यही हमारे सबसे नजदीक है। अगर ऑप्शन में प्रोक्सिमा सेंचुरी नहीं है, अल्फा सेंचुरी है, तो ये सही होगा। अगर ये दोनों नहीं है तो बर्नार्ड स्टार सही होगा। इन तीनों का नाम आप याद रख लीजिए। इन तीनों में जिसका भी नाम होगा उसी को हम सही मानेंगे, और अगर तीनों का नाम है तो प्रोक्सिमा सेंचुरी ही सही होगा। धरती से दिखने वाली सबसे चमकीली वस्तुओं में नंबर 1 पर सन है, नंबर 2 पे मून है, नंबर 3 पे वीनस है और नंबर 4 पे जुपिटर है। सूरज, चंद्रमा, वीनस मतलब शुक्र को कहते हैं भोर का तारा या सांझ का तारा, और जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह। जब हमारे किसी तारे का तापमान बहुत अधिक होता है, मतलब अपनी शुरुआती अवस्था में होता है और बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, तो वो जब हम धरती से देखते हैं तो वो हमको नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए हम उसे ब्लू स्टार भी कहते हैं। ब्लू स्टार का मतलब सीधा यह है कि उसका तापमान बहुत अधिक है। स्टार्स में जो एनर्जी होती है वो किसके कारण होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण। ये हमने कई बार पढ़ा है। अगला पॉइंट है, आफ्टर द न्यूक्लियर फ्यूल ऑफ स्टार इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड द स्टार मे बिकम व्हाइट डॉर्फ, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल। या तो अगर वो सूरज के बराबर का तारा होगा तो व्हाइट डॉर्फ बनेगा, अगर वो रेड जायंट होगा बड़ा और उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा तो वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। हाइड्रोजन इज द न्यूक्लियर फ्यूल ऑफ स्टार। जो तारों का न्यूक्लियर फ्यूल है, जो नाभिकीय ईंधन है, वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ही वो तत्व है जिसमें नाभिकीय संलयन हो रहा है। अब एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा अपने लेक्चर में। हमने देखा कि तारों का जीवन चक्र जो है नेबुला से प्रोटोस्टार के रूप में शुरू होता है। प्रोटोस्टार से शुरू होने के बाद वो मेन सीक्वेंस स्टार बनता है। मेन सीक्वेंस स्टार या तो ब्राउन डॉर्फ बन जाएगा या रेड जायंट बनेगा। अगर रेड जायंट सूरज के आकार का 1.44 गुना होगा तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा। सुपरनोवा विस्फोट के कारण वो न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो 1.44 गुना से छोटा है तो वो हमारा व्हाइट डॉर्फ और उसके बाद ब्लैक डॉर्फ बन के ब्लैक होल में समा जाएगा। इसके अलावा हमने जाना कि प्रोटोस्टार क्या है, उसको एम्ब्रियो स्टार कहते हैं।
हमने जाना कि न्यूट्रॉन स्टार क्या है, हमने जाना कि मेन सीक्वेंस स्टार क्या है, ये तरह तरह की जो स्टार हैं जीवन चक्र में जो तरह तरह की अवस्थाएं तारे की वो जानी। हमने चंद्रशेखर लिमिट के बारे में जाना। हमने जब आगे पढ़े तो जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है, 3 तरह के क्वेश्चन हमने वो सॉल्व किए आपस में मिलके। फिर कुछ वन लाइनर फैक्ट्स के बारे में जाना। और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे ये मैक्सिमम है, इसके बाहर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य दोस्तों के मध्य इस कंटेंट को शेयर करिए जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।